नमस्कार। आज हम क्लिनिकल रिसर्च के नज़रिए से मानव शरीर के कामकाज को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कुछ अकादमिक नोट्स हैं, एडवांस्ड सिस्टम्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर क्लिनिकल रिसर्च। तो इरादा है कि इनमें से जो काम की बातें हैं, जो दिलचस्प पॉइंट्स हैं, उन पर बात की जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है। हाँ। असल में ये समझना है कि हमारा शरीर नॉर्मली कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो एक बैलेंस, जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, बनाए रखता है। और जब वो बैलेंस बिगड़ता है तो बीमारियां कैसे होती हैं। क्लिनिकल रिसर्च के लिए ये बेसिक समझना बहुत बहुत जरूरी है। सही कहा। तो आज हम शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पे नजर डालेंगे, जैसे हृदय प्रणाली, नर्वस सिस्टम, श्वसन, पाचन, गुर्दे, हार्मोन्स, प्रजनन प्रणाली, इन सब पर। जी। और साथ ही इनसे जुड़ी कुछ कॉमन बीमारियां भी, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, अल्जाइमर, सीओपीडी, आईबीडी, किडनी की बीमारी सीकेडी, डायबिटीज, पीसीओएस, बीपीएच। हाँ, ये सब कैसे नॉर्मल फंक्शनिंग से जुड़ी हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन नोट्स में क्या खास है। तो सबसे पहले वो एक बेसिक प्रिंसिपल समझना होगा जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, होम्योस्टेसिस। हाँ, होम्योस्टेसिस। सीधे शब्दों में कहें तो ये शरीर की काबिलियत है कि वो अंदर का माहौल, जैसे टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, इन सबको बाहर के बदलावों के बावजूद एक रेंज में स्थिर रखे। मतलब एक तरह का ऑटो रेगुलेशन। हाँ, कह सकती हैं, लेकिन ये स्टैटिक नहीं है, पत्थर की लकीर जैसा नहीं, ये डायनामिक है, लगातार एडजस्टमेंट चलता रहता है। अच्छा। और इस एडजस्टमेंट के लिए सारे सिस्टम्स मिलके काम करते हैं, एक टीम की तरह। हाँ, ये जरूरी है। इसका कोई अच्छा सा उदाहरण, जैसे नोट्स में ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का जिक्र है। बिल्कुल, दिल और ब्लड प्रेशर का कंट्रोल एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जानते हैं दिल एक पंप है और खून की नलियां धमनियां और नसें वो पाइपलाइन है। धमनियां जो है वो मोटी और लचीली होती हैं। हाँ, ताकि वो प्रेशर झेल सके। एग्जैक्टली, जो दिल से आता है। और नसें खून वापस दिल तक लाती हैं। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर को काबू में रखना ये किसी एक सिस्टम का काम नहीं है, इसमें कई खिलाड़ी शामिल हैं। जैसे देखिए, दिल अपनी स्पीड और पंप करने की ताकत बदल सकता है। हाँ। नसें सिकुड़ या फैल सकती हैं, दिमाग से सिग्नल आते हैं, नर्वस सिस्टम से। हाँ। हार्मोन्स का रोल है, जैसे वो आरएएस सिस्टम। आरएएस, हाँ, नोट्स में है। जी। और गुर्दे भी, वो खून की मात्रा को एडजस्ट करते हैं। ये सब मिलकर प्रेशर को मैनेज करते हैं। कुछ तुरंत एक्शन लेते हैं, जैसे बैरोरिसेप्टर्स। ये प्रेशर सेंसर हैं गर्दन वगैरह में। हाँ, गर्दन और सीने में। ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल करते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म कंट्रोल करते हैं, जैसे हार्मोन्स और गुर्दे। तो ये आरएएस सिस्टम जो नोट्स में है, ये लॉन्ग टर्म वाला है। ये कैसे काम करता है और हाई ब्लड प्रेशर से इसका क्या लिंक है? रास का मतलब है रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। देखिए, जब ब्लड प्रेशर गिरता है या गुर्दों को खून कम मिलता है तो ये सिस्टम चालू हो जाता है। अच्छा। ये कुछ हार्मोन बनाता है। एक है एंजियोटेंसिन 2 जो खून की नलियों को सिकोड़ता है। ओके। और दूसरा है एल्डोस्टेरॉन जो शरीर को नमक और पानी रोकने को कहता है। तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाँ, इससे खून का वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं। ये शरीर का एक बहुत पावरफुल तरीका है प्रेशर मेंटेन करने का। अच्छा, तो फिर जब ये सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाए या ठीक से बंद ना हो, तब हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन हो सकता है, 130/80 से ऊपर। बिल्कुल। और नोट्स ये भी कहते हैं कि 90% मामलों में जिसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, उसका कोई एक सीधा कारण पता नहीं चलता। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। कोई एक वजह क्यों नहीं? ये वाकई में मल्टीफैक्टोरियल है। कई सारी चीजें एक साथ गड़बड़ हो सकती हैं। हो सकता है छोटी खून की नलियां, आर्टीरियल्स, ज्यादा सख्त हो गई हों, जिससे खून बहने में रुकावट बढ़ गई हो, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। ठीक है। या फिर गुर्दे, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो ठीक से नमक पानी बाहर नहीं निकाल पा रहे हों। अच्छा। या फिर नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक वाला, या यही आरएएस सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो। अक्सर इन सब का मिला जुला असर होता है। समझ गया। और इसका एथेरोस्क्लेरोसिस से क्या कनेक्शन है? वो जो धमनियों में प्लाक जम जाता है। हाँ, ये दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। ये अक्सर साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे को आप कह सकते हैं बिगाड़ते हैं। कैसे? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर से धमनियों की जो अंदरूनी परत है,
एंडोथेलियम, उसे नुकसान पहुंचता है। वहां फिर सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन, और फिर एलडीएल, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो वहां जमा होने लगता है। अच्छा। धीरे धीरे ये फैटी स्ट्रीक से बढ़कर हार्ड प्लाक बन जाता है। यही एथेरोस्क्लेरोसिस है। ये धमनी को संकरा कर देता है। और फिर दूसरी तरफ ये जो प्लाक जमता है, ये धमनियों को सख्त और कम लचीला बना देता है। हाँ। तो उससे ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। तो ये एक दुष्चक्र है। बिल्कुल, एक विशिष्ट साइकिल। जी। और क्लिनिकल रिसर्च में इन दोनों को एक साथ मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए वो दवाएं जो RAAS पर काम करती हैं, वो इतनी जरूरी हैं। वो इस चक्र के एक हिस्से को तोड़ती हैं। समझ गया। तो ये तो हुई शरीर के संतुलन की बात और उसके बिगड़ने की। अब आते हैं शरीर के कंट्रोल सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम। हाँ, हमारा कमांड सेंटर। दिमाग और नसें, ये कैसे काम करते हैं? खासकर मैसेज भेजने के मामले में। देखिए, नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं मोटे तौर पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, जिसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी आती है जी, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, जो बाकी शरीर में फैली नसें हैं। इसकी बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, यानी नर्व सेल। ये न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं बिजली के करंट जैसे सिग्नल्स से, जिन्हें एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ओके। और केमिकल मैसेंजर्स के जरिए, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और ये बातचीत कहाँ होती है? ये होती है सिनेप्स पर। सिनेप्स वो जगह है जहां एक न्यूरॉन का सिरा अगले न्यूरॉन से जुड़ता है या बहुत पास होता है। यहीं पर सिग्नल एक से दूसरे तक जाता है। ये बहुत तेज और सटीक सिस्टम है। और जब इस कम्युनिकेशन सिस्टम में गड़बड़ी हो जाए, जैसे अल्जाइमर रोग में, नोट्स में दो पहचान बताई गई हैं, प्लाक और टैंगल्स। ये क्या है? हाँ, अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं, खास तौर पर वो जो याददाश्त और सोचने समझने से जुड़ी हैं। इसकी वजह अभी पूरी तरह साफ नहीं है, पर दिमाग में दो तरह की चीजें जमा होती दिखती हैं। एक है अमाइलॉइड प्लाक। ये A बीटा नाम के प्रोटीन के गुच्छे होते हैं जो न्यूरॉन्स के बाहर जमा होते हैं। ठीक है। और दूसरे हैं न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ये टाउ नाम के प्रोटीन के उलझे हुए रेशे होते हैं जो न्यूरॉन के अंदर बनते हैं। और ये क्या करते हैं? माना जाता है कि ये प्लाक और टैंगल्स दोनों ही न्यूरॉन्स के बीच जो कम्युनिकेशन है, जो सिनेप्स पर होता है, उसमें रुकावट डालते हैं। तो असल प्रॉब्लम क्या है, सेल का मरना या कम्युनिकेशन में गड़बड़ी? ये बहुत ही अहम सवाल है और नोट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। क्या? ऐसा लगता है कि अल्जाइमर में लक्षण दिखने से, मतलब याददाश्त वगैरह जाने से पहले ही न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस यानी सिनेप्स कमजोर पड़ने लगते हैं। सेल मरने से भी पहले? हाँ, सेल डेथ से भी पहले। इसे सिनेप्टोपैथी कहा जा रहा है। मतलब ये बीमारी असल में सिनेप्स की बीमारी है, कनेक्शन की बीमारी है। अरे, तो ये तो इलाज के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अल्जाइमर को असरदार तरीके से रोकना या धीमा करना है, तो शायद हमें बहुत जल्दी, जब सिर्फ कनेक्शंस कमजोर पड़ रहे हों, तभी इंटरवीन करना होगा। एक बार सेल्स मर गए तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। ये क्लिनिकल रिसर्च के लिए एक बहुत बड़ी डायरेक्शन है, अर्ली डिटेक्शन और सिनेप्स को बचाने पर फोकस। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो हमने देखा कम्युनिकेशन कितना नाजुक है। अच्छा, शरीर के बाकी सिस्टम्स में भी ऐसे ही बैलेंस की जरूरत होती है, जैसे सांस लेना? जी, श्वसन प्रणाली। फेफड़े कैसे काम करते हैं, और अस्थमा या COPD जैसी दिक्कतों में क्या होता है? जरूर। देखिए, श्वसन प्रणाली का मेन काम है हवा से ऑक्सीजन लेना और खून से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। हाँ। हवा नाक या मुंह से अंदर जाती है, फिर सांस की नली ट्रेकिया, फिर छोटी नलियां ब्रोंकाई, और आखिर में पहुंचती है फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियों तक, एल्वियोली। यहीं गैस एक्सचेंज होता है? बिल्कुल। यहीं पर ऑक्सीजन खून में डिफ्यूज होती है और CO2 खून से निकलकर हवा में आती है। ये गैसों के पार्शियल प्रेशर के अंतर की वजह से होता है। ठीक है। और इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, जैसे अस्थमा में? अस्थमा में जो सांस की नलियां हैं, एयरवेज, वो कुछ चीजों के प्रति, जिन्हें ट्रिगर कहते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन, और वो अचानक से सिकुड़ जाती हैं। इसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। हाँ, खांसी, घरघराहट, सांस फूलना। लेकिन ये सिकुड़न अक्सर दवा से या अपने आप ठीक हो जाती है, मतलब ये रिवर्सिबल है। इसमें खास तरह की सूजन होती है, इओसिनोफिल्स, IgE वगैरह। अच्छा।
और सीओपीडी इससे कैसे अलग है? सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हाँ। ये ज्यादातर लंबे समय तक स्मोकिंग या पोल्यूशन के असर से होती है। इसमें एयरवेज में जो रुकावट होती है वो पर्सिस्टेंट होती है, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है ज्यादातर। अच्छा। इसमें भी सूजन होती है, लेकिन अलग तरह की, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज ज्यादा होते हैं। सीओपीडी में असल में दो चीजें हो सकती हैं, या दोनों का मिक्सचर। क्या? एक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिसमें एयरवेज में सूजन रहती है और बलगम ज्यादा बनता है। ठीक है। और दूसरा है एम्फीसीमा, इसमें जो हवा की थैलियां एल्वियोली, उनकी दीवारें टूट जाती हैं, वो फेफड़े अपना लचीलापन खो देते हैं। ओहो। इन दोनों की वजह से हवा का बहाव रुकता है और खासकर सांस छोड़ने में दिक्कत होती है, और गैस एक्सचेंज भी ठीक से नहीं हो पाता। वो जो वीक्यू मैचिंग कहते हैं, वेंटिलेशन ऑफ परफ्यूजन का तालमेल, वो बिगड़ जाता है। तो मेन फर्क हुआ रिवर्सिबिलिटी का और सूजन के टाइप का और कारण का भी। हाँ बिल्कुल। अस्थमा ज्यादातर एक तरह का एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जबकि सीओपीडी लंबे समय के डैमेज का नतीजा है, और इसी से इलाज भी अलग होता है। समझ गया। ठीक है, तो हवा अंदर ली, अब खाना पचाने की बात करते हैं। पाचन तंत्र, ये कैसे काम करता है, और आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में क्या होता है? पाचन तंत्र का काम है खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और पोषक तत्वों को सोखना। जी। ये एक लंबी ट्यूब है, मुंह से शुरू होकर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा तक। लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज भी मदद करते हैं। खाना पेट और खासकर छोटी आंत में एंजाइम्स की मदद से टूटता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। फिर छोटी आंत की दीवारों से ये पोषक तत्व खून में सोख लिए जाते हैं। और आईबीडी, जिसमें क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं, नोट्स कहते हैं कि ये इम्यून सिस्टम का गड़बड़ रिस्पॉन्स है आंत के बैक्टीरिया के खिलाफ। बिल्कुल सही। आईबीडी में यही होता है। कुछ लोगों में, जिनमें शायद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, शरीर का इम्यून सिस्टम आंत में रहने वाले जो नॉर्मल बैक्टीरिया है उनके खिलाफ ही अटैक करने लगता है। ऐसा क्यों? माना जाता है कि शायद आंत की जो अंदरूनी परत है, जो बैरियर है, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिसे लीकी गट भी कहते हैं आजकल। हाँ, सुना है। तो शायद बैक्टीरिया या उनके कुछ हिस्से इस बैरियर को पार कर जाते हैं। इसके जवाब में इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा भड़क उठता है और लगातार सूजन बनाए रखता है। इसमें टीएनएफ अल्फा जैसे कुछ प्रोटीन्स का बड़ा रोल है। साथ ही आंत के बैक्टीरिया का जो अपना इकोसिस्टम है, माइक्रोबायोटा, उसका बैलेंस भी बिगड़ा हुआ होता है। तो असल में इम्यून सिस्टम को दोस्त बैक्टीरिया को बर्दाश्त करना सीखना होता है, लेकिन आईबीडी में ये टॉलरेंस टूट जाती है। तो ये लीकी गट, इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन और बैक्टीरिया का बिगड़ा हुआ बैलेंस, ये सब मिलकर प्रॉब्लम करते हैं। जी हाँ, और इसीलिए आईबीडी के इलाज में इम्यून सिस्टम को शांत करने वाली दवाएं जैसे टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर्स और गट माइक्रोबायोटा को ठीक करने के तरीकों पर बहुत रिसर्च हो रही है। अच्छा, चलिए अब शरीर के क्लीनिंग डिपार्टमेंट पे चलते हैं। मूत्र प्रणाली, गुर्दे, हाँ, किडनीज, ये खून कैसे साफ करते हैं? और सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है? गुर्दे हमारे मास्टर फिल्टर्स हैं। उनकी जो फंक्शनल यूनिट्स हैं, नेफ्रॉन, वो खून से फालतू पानी, नमक और यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को छानकर पेशाब बनाते हैं। ये कैसे होता है? ये 3 स्टेप्स में होता है मोटे तौर पर। पहले खून एक बहुत महीन फिल्टर से छनता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर जो छना हुआ लिक्विड है वो एक लंबी ट्यूब से गुजरता है। इस ट्यूब में से काम की चीजें जैसे ग्लूकोज, ज्यादातर पानी और नमक वापस सोख ली जाती है खून में। रीएब्जॉर्प्शन। बिल्कुल। और आखिर में कुछ और फालतू चीजें खून से सीधे ट्यूब में डाल दी जाती हैं। इसे सिक्रीशन कहते हैं। गुर्दे हार्मोन्स की मदद से, जैसे एडीएच और एल्डोस्टेरोन, शरीर में पानी और नमक का फाइनल बैलेंस भी बनाते हैं। और जब ये फिल्टर खराब होने लगते हैं तब सीकेडी होता है। नोट्स कहते हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर इसके सबसे बड़े कारण है। जी हाँ, बिल्कुल। पर एक बात समझ नहीं आई, एक बार गुर्दे खराब होना शुरू होते हैं तो ये अक्सर बढ़ते ही क्यों जाते हैं, रुकते क्यों नहीं? ये सीकेडी का एक बहुत दुखद पहलू है। देखिए, जब कुछ नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो जो बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं उन पर काम का बोझ बढ़ जाता है। अच्छा। वो ज्यादा तेजी से फिल्टर करने की कोशिश करते हैं, इसे हाइपरफिल्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन इससे उन पर स्ट्रेस बढ़ता है और वो भी धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। साथ ही जब फिल्टर डैमेज होते हैं तो प्रोटीन पेशाब में लीक होने लगता है। हाँ। इसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं।
ये लीक हुआ प्रोटीन खुद भी गुर्दे के ट्यूब्स को और नुकसान पहुंचाता है और आखिर में गुर्दे के टिश्यू में फाइब्रोसिस होने लगता है, मतलब रेशे बनने लगते हैं और वो हार्ड होकर काम करना बंद कर देते हैं। तो ये एक तरह का सेल्फ प्रोपेगेटिंग डैमेज है, एक दुष्चक्र। फिर से दुष्चक्र। हाँ, इसीलिए बीमारी को आगे बढ़ने से रोकना, इस प्रोग्रेशन को धीमा करना क्लिनिकल रिसर्च का एक बड़ा फोकस है। समझ गया, ये वाकई चिंता की बात है। अच्छा, अब आते हैं शरीर के रेगुलेटर्स पर, हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम। हाँ, डायबिटीज से इसका क्या कनेक्शन है? एंडोक्राइन सिस्टम में कई ग्लैंड्स आती हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, पैंक्रियास वगैरह। ये हार्मोन्स बनाती हैं। हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर हैं जो खून के जरिए पूरे शरीर में सिग्नल भेजते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल। ये स्ट्रेस को मैनेज करता है। स्ट्रेस में कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना? जी, कॉर्टिसोल। और डायबिटीज, ये भी तो हार्मोन से जुड़ी है, इंसुलिन से। हाँ, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और इसकी वजह है इंसुलिन हार्मोन की प्रॉब्लम। या तो इंसुलिन बन नहीं रहा या ठीक से काम नहीं कर रहा। दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। जी, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि शरीर का अपना इम्यून सिस्टम ही पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाएं हैं, बीटा सेल्स, उनको नष्ट कर देता है। ऑटो इम्यून। हाँ, तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। ये अक्सर कम उम्र में होती है। और टाइप 2? टाइप 2 डायबिटीज ज्यादा कॉमन है, खासकर वयस्कों में। इसमें दो मेन प्रॉब्लम होती हैं। एक तो शरीर की कोशिकाएं, खासकर मसल्स, लिवर और फैट सेल्स, इंसुलिन के सिग्नल को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये अक्सर मोटापे से जुड़ा होता है। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम? दूसरी प्रॉब्लम यह है कि समय के साथ पैंक्रियास की बीटा सेल्स थक जाती हैं और जरूरत के हिसाब से पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाती। इसे बीटा सेल डिसफंक्शन कहते हैं। तो टाइप 2 में डबल मार पड़ती है, इंसुलिन काम भी कम कर रहा है और बन भी कम रहा है। बिल्कुल, और यही इसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाता है। लंबे समय तक ब्लड शुगर हाई रहने से शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचता है, आंखें, गुर्दे, नसें, दिल। क्लिनिकल रिसर्च में इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए और बीटा सेल फंक्शन को कैसे बचाया जाए, इस पर बहुत काम हो रहा है। समझ गया। चलिए, अब आखिर में आते हैं प्रजनन प्रणाली पे। यहाँ हार्मोन्स का क्या रोल है और PCOS और BPH जैसी समस्याओं में क्या होता है? प्रजनन प्रणाली भी हार्मोन से ही कंट्रोल होती है, खासकर HPG एक्सिस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, गोनैड, यानी टेस्टिस या ओवरी। जी। पुरुषों में ये टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। महिलाओं में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन, अंडा निकलना और प्रेगनेंसी के लिए जरूरी हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कंट्रोल करती है। ठीक है, और PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें क्या गड़बड़ होती है? PCOS महिलाओं में एक काफी कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसमें अक्सर मेल हार्मोन्स यानी एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट दिख सकती हैं अल्ट्रासाउंड में। और नोट्स कहते हैं कि इसका कनेक्शन इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है और जो बढ़ा हुआ इंसुलिन लेवल है वो ओवरी को ज्यादा एंड्रोजन बनाने के लिए स्टिम्युलेट करता है। अच्छा। और साथ ही ये ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन्स GnRH, LH, FSH के बैलेंस को भी बिगाड़ता है, जिससे ओव्यूलेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो ये इंसुलिन कनेक्शन PCOS को समझने और मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लिंक है। और BPH, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया, ये पुरुषों की समस्या है। जी, BPH में उम्र के साथ पुरुषों की प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ जाता है। ये कैंसर नहीं होता, इसीलिए बिनाइन कहते हैं। लेकिन ये बढ़ी हुई ग्रंथि पेशाब की नली यूरेथ्रा पर दबाव डालती है, जिससे पेशाब करने में दिक्कतें आती हैं, जैसे बार बार आना, धार कमजोर होना, रुक रुक कर आना। और ये क्यों होता है? माना जाता है कि प्रोस्टेट में जो कोशिकाएं हैं उनके बनने, प्रोलिफरेशन और मरने, एपोप्टोसिस का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसमें DHT, जो टेस्टोस्टेरोन का ही एक एक्टिव रूप है, उसका बड़ा रोल माना जाता है। प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है और वो रास्ते में रुकावट पैदा करता है। समझ गया। तो इन सारे उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, हमारा शरीर वाकई एक कमाल का लेकिन बहुत ही जटिल
और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। बिल्कुल। हाँ, हर हिस्से का काम उसकी बनावट से जुड़ा है और सबका अल्टीमेट गोल है वो अंदरूनी संतुलन, वो होम्योस्टेसिस बनाए रखना। जी। और जब ये बैलेंस किसी भी वजह से गड़बड़ाता है तब बीमारी की शक्ल ले लेता है। एकदम सही कहा। और इसीलिए क्लिनिकल रिसर्च करने वालों के लिए शरीर की नॉर्मल फंक्शनिंग यानी फिजियोलॉजी को इतनी गहराई से समझना जरूरी है। हाँ। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि कोई सिस्टम नॉर्मली कैसे काम करता है, तो हम ये कैसे समझेंगे कि बीमारी में गड़बड़ कहाँ हुई है और फिर असरदार इलाज कैसे डिजाइन करेंगे? सही बात है। जैसे आपने बताया, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं RAAS पर काम करती हैं, अल्जाइमर के इलाज सिनाप्स को टारगेट कर सकते हैं, IBD में इम्यून सिस्टम या बैक्टीरिया को। बिल्कुल। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नए ट्रीटमेंट्स की नींव रखती है। तो ये तो हुई शरीर के अंदर की मशीनरी की बात। पर एक सवाल आखिर में मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। वो ये कि हमारे बाहरी फैक्टर्स, हमारी लाइफस्टाइल, जैसे हम क्या खाते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितनी कसरत करते हैं, ये सब इन अंदरूनी जटिल सिस्टम्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? नोट्स में भी मोटापा, स्मोकिंग, स्ट्रेस, इनको कई बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर बताया गया है। तो ये बाहरी चीजें अंदर के इस नाजुक बैलेंस को कैसे हिला सकती हैं? और क्लिनिकल रिसर्च को इन इंटरैक्शंस को समझने के लिए और क्या करने की जरूरत है? क्या ये अगला बड़ा फ्रंटियर है? ये बहुत ही मौजू सवाल है। और हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब रिसर्च तेजी से इसी दिशा में बढ़ रही है। ये समझना कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा वातावरण और हमारे जीन्स, ये सब मिलकर कैसे हमारे स्वास्थ्य और बीमारी के पैटर्न को तय करते हैं। मतलब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ। हाँ, एक हद तक। और साथ ही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए भी ये समझना कि हम लाइफस्टाइल में बदलाव करके कैसे बीमारियों के रिस्क को कम कर सकते हैं, ये वाकई अगला बड़ा फ्रंटियर है। बहुत दिलचस्प। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।